आज कालू कौवा पूरे जंगल के पक्षियों में मिठाई बांट रहा था। वो बहुत खुश था। कालू, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। गोरी बता रही थी कि आज उसके घर में 8 अंडों का जन्म हुआ है। हाँ मिठू, ये लो मिठाई खाओ और प्रार्थना करना कि मेरे घर में 8 बेटे आए। ऐसे कालू कौवा रानू चिड़िया को भी मिठाई खिलाता है और उससे भी यही बोलता है। एक रात कालू कौवे का सब्र खत्म हो जाता है। उसके 8 अंडों से बच्चे बाहर निकल आते हैं। गोरी, जल्दी बताओ, 8 अंडों से बेटे ही हुए हैं ना? नहीं कालू जी, हमारी 7 बेटियां और 1 अंडे से बेटा निकला है। सत्यानाश हो 7 बेटियों का। मैं तो कमा कमा कर पागल हो जाऊंगा। इससे तो अच्छा कि ये 7 बेटियां मर जाएं। कालू जी, आप इतना बुरा कैसे बोल सकते हो? ये 7 बेटियां भी तो हमारी ही हैं। मुझे अपने बेटे के साथ साथ ये बेटियां भी बहुत प्यारी हैं। तुम चाहे जो भी कहो, मेरा एक ही राजा बेटा होगा। तुम सब तो मेरे ऊपर बोझ हो। आजा मेरा राजा बेटा, मेरे पास आजा। मेरे बाबा मुझसे प्यार करते हैं। मेरे बाबा प्यारे बाबा, मेरे बाबा सबसे सुंदर हैं। कालू कौवा तो अपने बेटे को ही फल खिलाता है और वो अपनी 7 बेटियों की तरफ देखता भी नहीं। मम्मा, मुझे भी भूख लगी है। हाँ मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें फल देती हूँ। फलों की टोकरी तो कालू कौवे के घोंसले में थी। गोरी कौवी जैसे ही फल लेने के लिए आगे पर बढ़ाती है तो कालू कौवा चीखते हुए बोलता है, ये फल मेरे बेटे के लिए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें पंख लगाने की? मेरी बच्चियों को भी भूख लगी है, इन्हें भी फल दे दो। नादानी न करो। नहीं नहीं, ये फल मेरे बेटे जग्गू के लिए हैं। तुम अपनी बेटियों को सूखा दाना खिलाओ। गोरी कौवी तो बहुत हैरान थी कि कालू कौवा ऐसे कैसे कर सकता है। फिर गोरी कौवी जंगल में फल लेने जाती और वो खुद ही अपनी 7 बेटियों का पेट भरती। दूसरी ओर कालू कौवा अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर जाता और उसे सैर करवाता। मम्मा, बाबा हमें क्यों घुमाने नहीं लेकर जाते? वो बस भाई से ही प्यार करते हैं, ऐसा क्यों है? नहीं मेरी बच्चियों, आपके बाबा आप सबको भी बहुत प्यार करते हैं और मैं हूँ ना आपके पास। मैं ध्यान रखूंगी अपनी बेटियों का। गोरी कौवी की 7 बेटियाँ बहुत उदास रहती हैं। वो अपने बाप के प्यार के लिए तरसती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। गोरी, ये घर बहुत कमजोर है। ज्यादा वजन से अगर ये घर टूट गया तो मेरा और मेरे बेटे का क्या होगा? मैं ऐसी तेज बारिश में अपने बेटे को लेकर कहाँ जाऊँगा? नहीं नहीं, मुझे ये बोझ हल्का करना होगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा गोरी कौवी और उसकी 7 बेटियों को घर से बाहर निकाल देता है। कालू जी, ये आप क्या कर रहे हो? मेरा ना सही तो अपनी बेटियों का ही ध्यान कर लो। इतनी तेज बारिश में ये कहाँ जाएंगी? गोरी, ये घर बहुत कमजोर है, बस वजन थोड़ा हल्का किया है। कालू जी, मैं इन बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता, जहाँ भी जाओ मगर लौट कर न आना। ये कहते हुए कालू कौवा घर के अंदर चला जाता है। गोरी कौवी तो बस देखती रह जाती है। कालू जी, ये तुमने क्या किया? मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी तुमसे। मम्मा, मैंने कहा था ना कि बाबा हमसे प्यार नहीं करते। वो तो बस भाई से प्यार करते हैं, मगर आप नहीं समझती। हाँ माँ, आप रोए नहीं, हम दूसरा घर बना लेंगे। फिर माँ बेटियाँ बारिश में भीगने लगती हैं। इसी बीच में उनकी नज़र एक बड़े पेड़ पर जाती है जिसमें एक बहुत बड़ी खोखर थी। माँ, वो देखिए, पेड़ में एक बड़ी खोखर है। हम उसी पेड़ की खोखर में अपना घर बनाकर रहेंगे। हाँ मुन्नी बेटी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पेड़ में बहुत बड़ी खोखर है। वो घर बहुत मजबूत होगा और जल्दी भी बन जाएगा। फिर गोरी कौवी अपनी 7 बेटियों के साथ पेड़ की खोखर में घर बनाकर रहने लगती है। ऐसे ही समय तेजी से गुजर रहा था। कालू कौवे के लाड प्यार ने उसके बेटे जग्गू को बिगाड़ दिया था। अब वो किसी की भी नहीं सुनता था और हमेशा अपने पिता से लड़ता रहता था। जग्गू बेटा, अब तुम बहुत बड़े हो गए हो, अब तुम ही दाना कमा कर लाया करो। पर पिताजी, आप तो बूढ़े नहीं हुए, आप जाया करो। आप ही जाकर दाना कमा कर लाया करो। आप जाओ और मेरे लिए कुछ फल लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ऐसा कहकर जग्गू कौवा घोंसले में सो जाता है। फिर कालू कौवा भोजन की खोज में अपने घर से बाहर जाता है। रास्ते में कालू कौवे को चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। एक कबूतर जो वहीं से गुजर रहा था, वो कालू कौवे को देखकर उठाता है और उसे अपने घर में छोड़ आता है।
जग्गू बेटा, आज तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है। अगर तुम दाना कमाने जाते तो मैं आज यूँ चक्कर खाकर नीचे ना गिरता और ना ही मुझे चोट आती। ठीक है, अब गिर गए हो तो मेरी इसमें क्या गलती। कालू कौवे की तबीयत तो बहुत खराब हो गई थी। वो अपने घोंसले से उड़ नहीं पाता और ना ही कहीं जा सकता था। अगले दिन कालू कौवा अपने बेटे जग्गू से कहता है, जग्गू बेटा उठ जाओ, दिन के 12 बज गए हैं। जाओ कुछ दाना लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। क्या हुआ, इतना अच्छा सो रहा था, जब देखो खाना खाना। बेटा अगर अब तुमसे नहीं कहूँगा तो और किससे कहूँगा। बचपन में मैं तुम्हें खिलाता था, अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मेरे लिए दाना लेकर आओ। जग्गू कौवा अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनता और घर से बाहर चला जाता है। रात होने के बाद भी जग्गू कौवा घर नहीं लौटता, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ दूसरे जंगल चला जाता है। मेरा जग्गू, 2 दिन हो गए मेरा जग्गू घर नहीं लौटा। अब मैं क्या खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। अब कालू कौवा दिन रात अपने घर में रोता रहता, मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। फिर एक रात मुन्नी काफी वहाँ से उड़ रही थी। उसे अपने पिता के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो अपने घर में चली जाती है। कालू कौवा तो उसे पहचान नहीं पाता कि वो उसकी ही बेटी है। बेटी मेरी मदद करो, मैं कई दिनों से भूखा पड़ा हुआ हूँ। आपका बेटा कहाँ गया? वो नालायक मुझे मरने के लिए छोड़कर दूसरे जंगल चला गया। अब तुम ही मेरी मदद करो। फिर मुन्नी कौवी कालू कौवे को अपने साथ अपने घर में ले जाती है। वो गोरी कौवी को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। गोरी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने तुम सब के साथ बहुत बुरा किया। अब मैं इन सब की सजा भुगत रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। कालू जी, अब आप माफी क्यों मांगते हो? आपका तो बेटा था ना, अब आप अपने बेटे के पास क्यों नहीं चले जाते? वही आपकी देखभाल करेगा। माँ, भैया पापा को घर में छोड़कर दूसरे जंगल चले गए हैं। अब पापा की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम अपने पापा को अपने घर में रखेंगे। अपनी बेटियों की बातें सुनकर कालू कौवे का सर तो शर्म से झुक गया था। मेरी बेटियों, मैं कितना गलत था। मेरी 7 फूल जैसी बेटियां थी, मगर मैं तुम्हें पिता का प्यार न दे सका। मुझे माफ कर दो। ना पिताजी, आप माफी ना मांगे, आप तो हमारे पिता हैं। हम तो आपसे कभी भी नाराज नहीं थे, बस आपको ही गलतफहमी थी। फिर कालू कौवा अपनी बेटियों के साथ ही रहने लगता है। वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करने लगता है। गोरी कौवी काली ऐनक लगाए जंगल के पक्षियों में मिठाई बांट रही थी। वो आज बहुत खुश थी। तभी रानू चिड़िया और मिठू तोता भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ गोरी बहन, ये मिठाई की खुशी में बांट रही हो? चिड़िया, खुशी की तो बात है, मेरा रिश्ता तय हो गया है और कल मेरी शादी है। क्या गोरी, तुम्हारी शादी? हाँ मोटी चोंच वाले, दूसरे जंगल के अमीर कौवे से मेरी शादी हो रही है। अब तो मैं राज करूंगी, राज। गोरी, तुमने कौवे को बता दिया है ना कि तुम देख नहीं सकती। ध्यान रखना, पिछले 5 कौवों की तरह ये कौवा भी तुम्हें छोड़ न जाए। मोटी चोंच वाले, जब भी बोलते हो कुछ बुरा ही बोलते हो। ऐसा नहीं होगा। ठीक है गोरी बहन, हम आपकी शादी में कल जरूर आएंगे। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता वहाँ से चले जाते हैं। गोरी बेटा, अंदर आ जाओ, और कितनी देर बाहर बैठी रहोगी? माँ, खुशी की तो बात है, कल मेरी शादी है, मगर मैं बहुत उदास हूँ। क्या हुआ गोरी बेटा, तुम क्यों उदास हो? माँ, अगर ये कौवा भी मुझे पिछले 5 कौवों की तरह छोड़ गया तो मैं फिर से कभी शादी नहीं करूँगी। गोरी बेटा, ऐसा नहीं होगा। बुरा कौवा बहुत अच्छा है, वो तुम्हें नहीं छोड़कर जाएगा। अगली सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया जल्दी कीजिए, आज हम पास से ही दाना ढूंढ लेते हैं, फिर हमें गोरी की शादी में भी जाना है। क्या चिड़िया, गोरी की शादी? हाँ कबूतर भैया, गोरी की शादी है आज। बोरा कौवा भी शादी के लिए तैयार होकर बैठा था। तभी वहाँ नीली कौवी आ जाती है। भोरे, तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो, मगर तुम्हारी होने वाली पत्नी? क्या हुआ मेरी होने वाली पत्नी को? भोरे, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी होने वाली पत्नी अंधी है? क्या गोरी अंधी है? मगर उसकी माँ ने तो मुझे कुछ नहीं बताया।
देख लो ना पूरे, अब तुम कितने अमीर हो, सुंदर भी। कैसा लगेगा अगर तुम्हारी पत्नी अंधी होगी? जंगल के सभी पक्षी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारी शादी तो मेरी जैसी किसी सुंदर कवि से होनी चाहिए। शाम हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी तैयार होकर गौरी कवि की शादी में जाते हैं। गौरी कवि भी सच सवर कर बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद बुरे कवि का नौकर वहाँ आता है। मालिक ने भेजा है मुझे और कहा है कि वो ये शादी नहीं कर सकते। क्या? क्यों नहीं कर सकते शादी? क्योंकि मालिक ने नीली कवि से शादी करनी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। बुरे, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। गौरी, मैंने तो पहले ही कहा था कि भूरे कवि को सब सच बता देना। गौरी कवि नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। वो नदी पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ से एक ठग कालू कौवा गुजर रहा था, जिसकी नजर गौरी कवि पर पड़ती है। ये कवि तो बहुत अमीर लगती है, क्यों न इसे अपनी बातों में फंसाकर सारे गहने लूट कर ले जाऊं। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा गौरी कवि के पास जाता है। कवि, सुंदर कवि, तुम बहुत सुंदर हो। क्या मैं सच में बहुत सुंदर हूँ? हाँ सुंदर कवि, ये काले काले पंख और लंबी लंबी टांगे, तुम ही हो मेरे सपनों की शहजादी। सुंदर कवि जी, क्या आप मुझसे शादी करोगी? गौरी कवि मन ही मन में सोचती है, अब मैं इस कवि से झूठ नहीं बोलूंगी, जो भी होगा देखा जाएगा। कवि, सुंदर कवि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए बोलिए सुंदर कवि जी। कवि, मैं देख नहीं सकती, मैं अंधी हूँ। क्या अंधी हो? हाँ कवि जी, देखा ना, अब आप ही मुझसे शादी नहीं करेंगे। पहले कवि भी मुझे छोड़कर चले गए क्योंकि मैं देख नहीं सकती। कालू कौवा मन ही मन में सोचता है, अरे पापा, ये कवि तो अंधी है, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अब मैं इसके सारे गहने चुरा लूंगा और इसे पता भी नहीं चलेगा। सुंदर कवि जी, अगर आप देख नहीं सकती तो फिर क्या हुआ, मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं आपकी आंखें बनूंगा, मैं आपका ख्याल रखूंगा, दाना लाया करूंगा मैं अपनी पत्नी के लिए। तो ठीक है कवि, कल मैं तुमसे शादी करूंगी। ठीक है कवि जी, मैं कल बारात लेकर आऊंगा और आपको ब्याह कर ले जाऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गौरी कवि बहुत उदास बैठी हुई थी। ये कौवा भी औरों की तरह ही निकलेगा, कल नहीं आएगा। भला कौन मुझ जैसी अंधी से शादी करेगा? गौरी कवि ऐसे बैठी रो रही थी। तभी एक साधु उल्लू वहाँ से गुजरता है। क्या हुआ कवि बेटी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? साधु उल्लू जी, रो नहीं तो क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। फिर गौरी कवि साधु उल्लू को सारी बात बताती है। बेटी चुप कर जा, मेरे पास तेरे लिए एक इलाज है। बेटी, अगर तू वो कर पाई तो तेरी आंखों की रोशनी वापिस आ जाएगी। साधु बाबा, बताइए मुझे कौन सा इलाज है जिससे मेरी आंखों की रोशनी वापिस आ जाए। बेटी, काली पहाड़ियों में एक काली गुफा है। गुफा में एक नीला फल है। उस नीले फल को लाकर चांद की रोशनी में रखना होगा और सुबह होते ही तुम्हें वो फल खा लेना होगा। फल को खाते ही तुम्हारी आंखों की रोशनी वापिस आ जाएगी। साधु उल्लू जी, मैं सब कुछ करूंगी, मैं वो फल लेकर आऊंगी। परंतु बेटी, उस गुफा में मन का सच्चा एक पीला पक्षी ही जा सकता है और कोई भी उस गुफा में नहीं जा सकता। ये कहते हुए साधु उल्लू बाबा वहाँ से चले जाते हैं। मन का सच्चा पीला पक्षी कौन है हमारे जंगल में? मुझे माँ के पास जाना होगा। गौरी कवि अपनी माँ को सारी बात बताती है। मेरी बेटी, अगर ऐसा हो गया तो तेरी आंखों की रोशनी वापिस आ जाएगी और तेरी जिंदगी में भी उजाले हो जाएंगे। मगर माँ, ऐसा पक्षी कहाँ मिलेगा हमें? गौरी बेटी, चिड़िया मन की सच्ची है और पीले रंग की भी है, वो हमारी मदद जरूर करेगी। चल बेटी, हम चिड़िया के पास चलते हैं। चिड़िया बहन, अब तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो। अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगी तो मैं कभी देख नहीं पाऊंगी। फिर गौरी कवि रानू चिड़िया को सारी बात बताती है। ठीक है गौरी बहन, मैं आपके लिए वो फल ले आऊंगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और आप जंगल के हसीन रंग देखें। रानू चिड़िया रात को काली पहाड़ी पर जाती है और काली गुफा में से वो नीले रंग का फल तोड़कर ले आती है।
रात को वो फल चांद की रोशनी में रख देते हैं। अगली सुबह गौरी कवि वो फल खा लेती है। फल खाते ही गौरी कवि की आंखों की रोशनी वापिस आ जाती है। माँ, मैं देख रही हूँ, मुझे सब नजर आ रहा है, मेरी आंखों की रोशनी वापिस आ गई। गौरी कवि आज बहुत खुश थी। चिड़िया बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमारी मदद की। शाम को कालू कौवा भी गौरी कवि को ब्याने आ जाता है। गौरी कवि की धूमधाम से शादी हो जाती है। रात को कालू कौवा गौरी कवि के सारे गहने एक पोटली में डाल लेता है। गौरी कवि कालू कवि को ये सब करता हुआ देख रही थी। गौरी, मैं तुम्हारे लिए कबूतर चाचा की दुकान से मिठाई लेकर आता हूँ। कालू, इन नकली गहनों की तुम्हें कोई मिठाई नहीं देगा। गौरी, क्या तुम देख सकती हो? हाँ कालू, मुझे सब दिखाई देने लग गया है। कालू कौवा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है और वो गौरी कवि से माफी मांगता है। नीली जी, अगर आप मुझे पहले मिल जाती तो मैं उस बूढ़ी कवि से कभी शादी नहीं करता। आप बहुत सुंदर हो नीली जी। आप भी बहुत सुंदर हैं कालू जी। अब जल्दी से मुझसे शादी कर लो और मुझे अपने घर में ले जाओ। नीली, तुम उस गौरी को नहीं जानती। डाइन है वो, पूरी डाइन। वो डाइन मेरे साथ साथ तुम्हें भी खा जाएगी। पहले मुझे उसे ठिकाने लगाना होगा और बाद में ही करूँगा मैं तुमसे शादी। अरे, ये कालू कौवा किससे बातें कर रहा है और वो भी इतने अच्छे मूड में। मुझे गौरी कवि को बताना होगा। कहीं कालू का चक्कर तो नहीं चल रहा इस कवि से। कल मिलोगी ना मेरी जान? पहले बताओ, क्या लाओगे मेरे लिए खाने को? चाचा कबूतर की दुकान से गुलाब जामुन लाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। फिर तो मैं थोड़ी थोड़ी चली आऊंगी। बस कालू जी, अब किसी तरह से उस गौरी कवि से जान छुड़ाओ। फिर कालू कौवा और नीली कवि अपने अपने घर के लिए उड़ते हैं। चिड़िया बहन, मुझे भी कई दिनों से कालू पर शक हो रहा था। वो हर रोज नए परफ्यूम लगाकर नदी पर जाता है। गौरी बहन, मैंने दूर से सुना है कालू भैया उस कवि को जान जान कहकर पुकार रहे थे। हाय चिड़िया, मैं तो मर गई। फिर तो बात पक्की होगी। क्या कालू ऐसा कर सकते हैं? वो मुझे धोखा भी दे सकते हैं क्या? मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। गौरी बहन, अभी समय है। अगर कालू ने दूसरी शादी कर ली तो वो तुम्हें घर से निकाल देगा। चिड़िया बहन, मुझे भी गौरी कहते हैं। मैं कालू को कभी दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। ठीक है गौरी बहन, अब मैं चलती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा भी घर में आ जाता है। कहाँ से आ रहे हो? कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, काले मुंह वाली। अगर मैं काली हूँ तो तुम मुझसे भी ज्यादा काले हो। और हाँ, आज के बाद तुम अकेले नदी पर नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा, जो करना है कर लो। अब मैं तुमसे नहीं डरने वाला। मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। अच्छा कालू, मैं कल ही अपने भाइयों को बुलाती हूँ। वो आकर तुम्हें सीधा करेंगे। गौरी के भाइयों का नाम सुनते ही कालू की तो जान निकल जाती है। ना ना गौरी, ऐसा ना करना। मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी। नीली, अभी मिशन पूरा हुआ कि नहीं? पति जी, आज रात को उसे कॉल करूंगी कि कल अपनी पत्नी के गहने लेकर आए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो बुढ़ा कालू मेरी बात जरूर मानेगा। मैंने उसे पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया है। रात हो जाती है, गौरी कवि सो जाती है। कालू कौवे के फोन की घंटी बजती है। हेलो जान जी, कैसी हो आप? गौरी, आपकी पत्नी सो गई है क्या? हाँ, वो तो कब से सो गई है। कालू जी, एक काम है आपसे, क्या आप करोगे? हाँ हाँ, मैं अपनी नीली जी के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। बताओ नीली जी, क्या काम है? कालू जी, मैंने कल अपनी सहेली की शादी पर जाना है। मेरे पास पहनने के लिए कोई भी गहने नहीं है। क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपनी पत्नी के गहने दे सकते हो? नीली जी, ये काम तो बहुत मुश्किल है। गौरी अपने गहने संदूक में रखती है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, लेकर ही आना। अगर शादी में मैं गहने न पहन के गई तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी। नीली जी,
अगर ऐसा है तो मैं अभी संदूक से गहने निकाल कर रख लेता हूँ। फिर कालू कौवा फोन बंद करता है और गोरी के गहने संदूक से निकालकर एक थैली में डाल लेता है। सुबह हो जाती है। कालू, ये इतना बन संवर कर कहाँ जा रहे हो? गौरी, मैं दूसरे जंगल में जा रहा हूँ। वहाँ मेरे एक दोस्त की शादी है। मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अच्छा, तो इस थैली में क्या है? कुछ नहीं गौरी, चावल है इस थैली में। वो गरीब है ना मेरा दोस्त, सोचा उसके लिए कुछ चावल ले जाता हूँ। फिर कालू कौवा पोटली लेकर नीली कवि के पास जाता है। मुझे पता था मेरे कालू जी मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। ये खालिद सोने के ही है ना? हाँ नीली जी, अब इन्हें छुपा लो, कोई देख ना ले। बहुत कीमती है ये जेवर। अच्छा कालू जी, अब मैं जाती हूँ। नीली जी, थोड़ी देर बैठो तो सही, इतनी जल्दी क्या है? मुझे अभी पार्लर भी जाना है। मैं आपको कल ये गहने लौटा दूँ। नीली जी, इसे संभाल कर रखना। अगर मेरी पत्नी को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देगी। नीली कवि कालू कौवे से गहने लेकर वहाँ से चली जाती है। नीली जी, तुम क्या जानो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब तो जल्दी से गोरी से जान छूट जाए और मैं तुमसे दूसरी शादी कर लूँ। अब हमें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये गहने तो बहुत कीमती हैं। पति जी, वो बुढ़ा कालू तो आसानी से मेरे जाल में फंस गया और अब खाएगा मार अपनी पत्नी से। चलो पति जी, भाग चलते हैं। अगले दिन कालू कौवा नदी पर बैठा नीली कवि का इंतजार कर रहा था। शाम हो जाती है। अभी तक नीली जी लौटी नहीं। सब ठीक हो? कहीं नीली जी मुझे धोखा? नहीं नहीं, नीली ऐसा नहीं कर सकती। मेरी नीली जी ऐसा नहीं कर सकती। कालू कौवा नदी पर बैठा सोचता रहता है। गोरी कवि अपना गहनों वाला संदूक खोलती है। वो अपने गहने ना देखकर रोने लग जाती है। मेरे गहने कहाँ चले गए? कौन ले गया मेरे गहने? कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू जी, मेरे गहने नहीं हैं। मैंने तो यही रखे थे संदूक में। गौरी, मुझे तो कुछ पता नहीं है। शायद तुम भूल रही होगी। अच्छे से याद करो, कहीं और ही रखे होंगे तुमने अपने गहने। मैंने अपने गहने यही रखे थे। मुझे सब अच्छे से याद है। कालू, मुझे सीधे से बता दो, कहीं तुमने तो उठाकर नहीं दे दिए किसी को? गौरी, मुझ पर शक ना करो, मैं कुछ नहीं जानता। कालू कौवा गोरी से ऐसे झूठ बोलता है। अगले दिन कालू कौवा पक्षियों से पूछता हुआ उस जगह जाता है जहाँ नीली कवि रहती थी। बुलबुल बहन, यहाँ एक नीली नाम की कवि रहती थी। तुमने उसे देखा है? वो कहाँ गई है? क्या नीली कवि? वो तो सागर वाले जंगल में चोरी करते हुए पकड़ी गई है। नीली और उसका पति एक नंबर के पक्के चोर हैं। पति का तो सुनकर कालू कौवे की सांस ही रुक जाती है। क्या नीली कवि का पति भी है? हाँ कालू, तो और नहीं, तुमसे जवान है उसका पति। नीली, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे प्यार का मजाक उड़ाया और मेरी पत्नी के गहने भी लेकर भाग गई। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? गोरी कवि आज अपने पति कालू के पीछे पीछे थी। वो छुपकर कालू कौवे को देख रही थी और उसकी सारी बातें सुन रही थी। कालू, मुझे सब पता चल गया है। धोखा नीली ने नहीं बल्कि तुमने किया है मेरे साथ। इस उम्र में तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अभी अपने भाइयों के पास जा रही हूँ। गौरी, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। कालू, तुमने मेरे सारे गहने उस कवि को दे दिए। गौरी, मैं तुम्हारे गहने वापस लेकर आऊंगा। अगर उस कवि ने मुझे धोखा दिया है तो मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। चलो हम चिड़िया के पास चलते हैं। कालू भैया, इसमें गलती तो आपकी है। गोरी के होते हुए आप इस उम्र में दूसरों से इश्क लड़ाते फिर रहे हो। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। बस अब किसी तरह गौरी के गहने ढूंढने में हमारी मदद करो। चिड़िया बहन, वो गहने मेरी माँ की आखिरी निशानी थे। अगर मेरे गहने ना मिले
तो मैं कालू को कभी माफ नहीं करूंगी। कालू भैया चलो दूसरे जंगल में। वो क्यों चिड़िया? क्योंकि नीली कभी गहने बेचने के लिए सुनार तोते के पास जाएगी। हम उसे वहाँ पर पकड़ लेंगे। फिर वो सब दूसरे जंगल जाते हैं। नीली, अब हम ये गहने बेचकर अपना नया घर बनाएंगे। हाँ पति जी, फिर से किसी कालू की तलाश में जाएंगे। हाँ पत्नी, जब तक कालू जैसे बेवकूफ है हमारा धंधा चलता रहेगा। फिर वो दोनों गहने बेचने चले जाते हैं। ये गहने तो असली है। मिठू भैया अब जल्दी से हमें पैसे दे दो, हमें किसी काम से जल्दी जाना है। तभी रानू चिड़िया और कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। ये कभी चोरनी है, ये चोर है, ये गहने मेरे हैं। कालू कवि को देखकर नीली कवि और उसका पति डर जाते हैं। अच्छा, तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पति जी हम पकड़े गए हैं, हमें माफ कर दो कालू, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। कालू भैया चलो यहाँ से, फिर से कभी ऐसी कभी की जाल में ना फंस जाना। फिर वो गहने लेकर वापस आ जाते हैं। कालू कौवा सुधर जाता है और वो अपनी पत्नी गोरी से बहुत प्यार करने लगता है। एक दिन रानू चिड़िया दाना ढूंढने जंगल में जा रही थी। रानू चिड़िया दाना ढूंढते ढूंढते बहुत दूर आ गई थी। तभी रानू चिड़िया की नजर तालाब के पास पड़े हुए फल पर पड़ती है। वो तुरंत ही वहाँ चली जाती है और उस फल को खाने लगती है। तभी रानू चिड़िया को तालाब के पास कुछ दिखाई देता है। वो उसके पास जाकर देखने लगती है। अरे ये क्या चीज है? ये दिखने में तो किसी पुराने जमाने का नक्शा लगता है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, ये नक्शा लेकर जाती हूँ और अपने दोस्तों को दिखाती हूँ। फिर रानू चिड़िया वो नक्शा लेकर अपने दोस्तों के पास जाती है, जहाँ मिठू तोता और कबूतर अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। वहीं दूसरे पेड़ पर अपने घर के बाहर बैठे कालू कौवा और गोरी कवि भी चिड़िया की बातें सुन रहे थे। मिठू भैया और कबूतर, ये देखो मुझे क्या मिला। जब मैं तालाब के किनारे फल खा रही थी तो मुझे ये नक्शा मिला है। वो दोनों नक्शा देखने लगते हैं। नक्शा देखते ही कबूतर चिड़िया से बोलता है, चिड़िया, ये कोई आम नक्शा नहीं है बल्कि खजाने का नक्शा है। यहाँ पर तो ढेर सारा सोना होगा। कबूतर ठीक कह रहा है, ये नक्शा बहुत पुराना है, ये हो ना हो किसी खजाने का ही होगा। कालू जी सुन रहे हो ना, खजाना। गौरी, अगर ये खजाना हमें मिल गया तो हम जंगल के अमीर पक्षी बन जाएंगे। कबूतर और मिठू भैया, अगर ये खजाना हमें मिल जाए तो हम सब अमीर हो जाएंगे। आज तो हमें देर हो गई है, हम कल सुबह ये खजाना लेने जाएंगे। रानू चिड़िया वो नक्शा लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। अरे वाह, अब तो हम जंगल के अमीर पक्षी बनने वाले हैं। मुझे इस नक्शे को छुपा कर रखना होगा, वरना क्या पता कोई इसे चुरा कर न ले जाए। फिर रानू चिड़िया नक्शे को अलमारी में रख देती है और आराम से सो जाती है। कालू जी, चिड़िया सो गई होगी, जाओ अब वो नक्शा ले आओ। हाँ गौरी, तुम चिंता नहीं करो, मैं यूं गया और यूं आया। फिर कालू कौवा रात के अंधेरे में उड़ता है। वो खिड़की से चिड़िया के घर में घुस जाता है। रानू चिड़िया सोई हुई थी। कालू कौवा अलमारी खोलता है और वो नक्शा लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया देखती है कि उसकी अलमारी खुली पड़ी है और उसका नक्शा भी गायब है। ये देखकर रानू चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और भागकर अपने दोस्तों के पास जाती है। जो कुछ भी हुआ था रानू चिड़िया मिठू तोते और कबूतर को बताती है। कबूतर भैया, वो नक्शा कौन ले गया होगा? मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था। चिड़िया, भला कौन लेकर जा सकता है वो नक्शा? हो ना हो किसी ने देखा होगा तुम्हारे परों में। चिड़िया, कौवों से पूछते हैं, शायद उन्होंने किसी को देखा हो। फिर रानू चिड़िया मिठू तोता और कबूतर गोरी कवि के घर जाते हैं, मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था। चिड़िया बहन, लगता है वो कवि सुबह सुबह दाना लेने गए होंगे। पता नहीं मिठू भैया, ये किसका काम है। जब तक वो कवि नहीं आएंगे तो हमें कुछ मालूम नहीं होगा। दूसरी ओर कालू कौवा और गोरी कवि वो नक्शा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, चिड़िया ढूंढेगी अपना नक्शा और हम पहुँचेंगे खजाने के पास। गौरी, आज ही खजाना ढूंढकर वापिस आ जाएंगे और किसी को हम पर शक तक नहीं होगा। एक बार वो खजाना मिल जाए फिर मैं तुम्हारे लिए घर बनवाऊंगा। कालू जी चलिए, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता।
ऐसा सोचते हुए वो दोनों खजाने की खोज में आगे बढ़ने लगते हैं। वो उड़ते उड़ते जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं। वो दोनों बहुत थक चुके थे, मगर फिर भी वो आगे ही बढ़ रहे थे। सामने एक बड़ी गुफा आती है। वो गुफा के पास जाकर रुक जाते हैं। गौरी देखो, ये गुफा तो वही लग रही है जो इस नक्शे में है। कालू जी, ठीक कहा तुमने, मगर क्या फायदा, ये गुफा तो बड़े पत्थर से बंद है। भला तुम ही बताओ, अब हम इस गुफा के अंदर कैसे जाएंगे? गौरी तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना, अभी हम मिलकर इस पत्थर को हटा देंगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं, मगर पत्थर जरा भी टस से मस नहीं होता। जोर लगाते हुए गौरी कवि का पाँव फिसल जाता है और वो पीछे जाकर एक पत्थर पर गिरती है। जैसे ही गौरी कवि उस पत्थर से टकराती है तो गुफा का दरवाजा खुल जाता है। ये देखकर वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं और जल्दी से गुफा के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ ढेर सारा खजाना था। कालू जी देखो, कितना सारा खजाना है। अब हम दोनों को जिंदगी भर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ गौरी, जल्दी से खजाना लेकर यहाँ से भाग चलते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों सोना इकट्ठा करने में लग जाते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। वो दोनों पोटली भर लेते हैं। फिर वो अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो गुफा के द्वार के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि द्वार बंद हो चुका था। वो दोनों बहुत जोर लगाते हैं, मगर गुफा का दरवाजा नहीं खुलता। कालू जी, हम तो बहुत बुरा फंस गए। इस गुफा का द्वार तो बाहर से ही खुलता है। बताओ कालू जी, अब हम क्या करें? गौरी तुम ठीक कह रही हो। गौरी, हम तो भूल ही गए थे कि ये द्वार सिर्फ बाहर से ही खुलता है। फिर वो दोनों गुफा के अंदर ही फंस जाते हैं। देखते ही देखते 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया कबूतर के घर जाती है। मिठू तोता भी वहाँ बैठा हुआ था। मिठू और कबूतर, क्या हुआ, गौरी कवि और कालू कौवा लौटे कि नहीं? चिड़िया, हमने उन्हें कई दिनों से देखा नहीं है, न जाने वो कहाँ चले गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा नक्शा उन दोनों ने ही चुराया है। लेकिन चिड़िया, वो अभी तक लौटे क्यों नहीं है? हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। चिड़िया, मिठू ठीक कह रहा है, हमें उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में जाना चाहिए। कबूतर भैया, आप ठीक कह रहे हो। वो जैसे भी हो, हैं तो हमारे जंगल के पक्षी, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। चिड़िया, मगर हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास तो नक्शा भी नहीं है। मिठू, जब चिड़िया नक्शा लेकर आई थी तो वो मैंने देख लिया था। मुझे उस जगह का पता है। चलो हम सब मिलकर उन्हें वापस लेकर आते हैं। चिड़िया, अगर उन्होंने सच में नक्शा चुराया होगा तो हम उन्हें मारेंगे। ऐसा कहते हुए वो तीनों कालू कौवा और गौरी कवि को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उड़ते उड़ते वो जंगल से दूर निकल आते हैं। थोड़ी देर तक वो गुफा के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया बहन, गुफा तो यही है, मगर इसका द्वार तो बंद है। गुफा के अंदर गौरी कवि और कालू कौवे की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कालू जी, बाहर किसी पक्षियों की आवाजें है। बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम गुफा के अंदर हैं। अरे, गुफा के अंदर से तो आवाजें आ रही हैं। लगता है गौरी और कालू अंदर हैं। मगर अब हम अंदर कैसे जाएंगे? तभी रानू चिड़िया की नजर सामने एक पत्थर पर पड़ती है, जिससे उस गुफा का दरवाजा खुलता है। अरे, ये पत्थर तो सबसे अलग लग रहा है। हो ना हो इसमें कोई राज छुपा होगा। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया पत्थर को धक्का देती है। जैसे ही रानू चिड़िया पत्थर को धक्का देती है तो गुफा का द्वार खुल जाता है। जैसे ही गुफा का द्वार खुलता है तो गौरी और कालू की जान में जान आती है। वो दोनों जल्दी से गुफा के बाहर आ जाते हैं। उन दोनों के बाहर आते ही गुफा का द्वार फिर से बंद हो जाता है। फिर सभी पक्षी खजाने को वहीं पर छोड़ने का फैसला करते हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ चिड़िया, हमने लालच की और हमें उसका अंजाम मिला। फिर रानू चिड़िया कौवों को माफ कर देती है और वो सब फिर से अपने जंगल के लिए लौट जाते हैं। सुंदरपुर के जंगल में कई महीनों से बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी थी। सभी और सूखा पड़ा हुआ था। पानी नहीं मिलने से सभी पेड़ सूख चुके थे। अब नदी में भी थोड़ा सा ही पानी बचा था। एक दिन सभी पक्षी पानी की समस्या दूर करने के लिए इकट्ठे होते हैं।
अरे दोस्तों, हमारे तालाब में अब 2 से 3 दिन का ही पानी बचा है। हमें पानी के लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना हम सब प्यास की वजह से मर जाएंगे। सूखा पड़ने से हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी हालत तो बहुत खराब हो गई है। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। अरे ठीक कह रही है कवि, मुझे भी लगता है कि अब हम थोड़े दिनों के मेहमान हैं। अरे तुम सब हिम्मत ना हारो, हम पानी के लिए कुछ न कुछ उपाय निकाल लेंगे। मिठू भैया ठीक कहा, मेरे पास भी एक उपाय है। क्यों ना हम पानी ढूंढने दूसरे जंगल जाएं। चिड़िया, अगर हमें वहाँ भी पानी ना मिला तो? चिड़िया की बात ठीक है, अगर हम यही रहे तो प्यास से मर जाएंगे। इससे अच्छा हम पानी को ढूंढने की कोशिश तो करें। अरे ठीक कह रहा है कबूतर, अगर यहीं बैठे रहे तो वैसे भी मर ही जाएंगे। ठीक है पक्षियों, हम सुबह निकलेंगे। पानी की खोज में जंगल के सभी पक्षी दूर दूर तक जाते हैं। वो सब पक्षी घंटों घंटों तक उड़ते हुए थक जाते हैं और आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अरे मैं तो थक गई हूँ, मुझसे और नहीं उड़ा जाएगा। अब तो मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। हाँ मौसी, मेरी हालत भी ऐसी ही हो गई है। यहाँ पर भी हमारे जंगल जैसा सूखा ही पड़ा है। दूर दूर तक पानी की एक बूंद नहीं दिखाई दे रही। हौसला रखो दोस्तों, ऊपर वाला हमारी जरूर मदद करेगा। जंगल के अंदर पानी तो होगा ही। ठीक कहा रानो ने, हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और फिर पानी की खोज में जाएंगे। सभी पक्षी आराम करके वापस से पानी की खोज में निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर रानो चिड़िया को पानी दिखाई देता है। तभी सारे पक्षी पानी पीने के लिए तालाब के पास जाते हैं। जैसे ही वो पानी पीने लगते हैं, वहाँ पर एक चील आ जाती है। चील आते ही पक्षियों पर हमला कर देती है। सभी पक्षी डरकर पीछे हो जाते हैं। तुम सब पक्षी कहाँ से आए हो? यहाँ मेरे पूछे बिना कोई भी मेरे पानी को पंख नहीं लगा सकता। ये तालाब मेरा है और यहाँ पर मेरा राज चलता है। चील दी, हमारे जंगल में सूखा पड़ा हुआ है, हमने कई दिनों से पानी नहीं पिया। हाँ चील दी, हमें थोड़ा सा पानी पी लेने दो, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अगर किसी ने पानी पीना भी है तो मुझे पहले उसकी कीमत देनी होगी। क्या? कौन सी कीमत? तुम में से हर एक पक्षी को मेरा हर रोज भोजन बनना होगा और फिर बाद में तुम जितना पानी पीना चाहते हो जी भर कर पी सकते हो। अरे ये क्या नाइंसाफी हुई भला, तुम तो बहुत दुष्ट चील हो। ओए बूढ़ी चिड़िया, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जब मेरी शर्त मंजूर हो तभी आना पानी पीने, वरना मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। सभी पक्षी डर जाते हैं और दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अरे बाप रे बाप, ये चील तो बहुत दुष्ट है। ये चील तो हमारी मजबूरी का फायदा उठा रही है। अरे हम तो बुरे फंस गए। अगर पानी के बिना घर लौटे तो रास्ते में ही मर जाएंगे, और अगर यहाँ रहे तो चील हमें मार देगी। दोस्तों, अगर किसी तरह चील को लालच देकर तालाब से दूर ले जाया जाए तो बात बन सकती है। परंतु चिड़िया, वो चील हमसे ज्यादा ताकतवर है, हम उसके सामने भला कहाँ टिक पाएंगे। हाँ चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। ऐसा कहते हुए वो सब पक्षी तालाब के पास जाते हैं। सभी पक्षियों को देखकर चील बहुत खुश हो जाती है। तो तुम सब पक्षी आ ही गए। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले कौन मेरा शिकार बनेगा? मुझे बहुत भूख लगी हुई है, जल्दी करो, जल्दी बताओ मुझे। मैं बनूंगी शिकार तुम्हारा सबसे पहले। मुझे खाकर तुम पक्षियों को पानी पी लेने देना। हाँ जरूर। योजना अनुसार रानो चिड़िया चील के पास जाने लगती है और वो चील की आंखों में अपनी चोंच मारकर वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर वो चील बहुत गुस्से में आ जाती है। रानो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और चील भी रानो चिड़िया के पीछे उड़ती है। रानो चिड़िया एक गुफा के पास चली जाती है और योजना के अनुसार वो गुफा के अंदर जाती है। वो अंदर जाकर छुप जाती है। वहीं चील भी रानो चिड़िया के पीछे गुफा के अंदर आ जाती है। फिर सभी पक्षी भी गुफा के पास आ जाते हैं। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। चील को रानो चिड़िया दिखाई नहीं देती। चील रानो चिड़िया को ढूंढने के लिए और ज्यादा गुफा के अंदर जाती है।
चील जैसे ही अंदर जाती है तो रानू चिड़िया गुफा के बाहर आ जाती है और फिर सभी पक्षी मिलकर गुफा का मुंह बंद कर देते हैं। वहीं वो चील हमेशा हमेशा के लिए गुफा के अंदर बंद हो जाती है। फिर वो सब पक्षी पानी पीने तालाब के पास आते हैं और जब तक बारिश नहीं होती वो सब पक्षी ऐसे ही खुशी खुशी रहने लगते हैं।